Hey everybody, hello and welcome back to our channel or welcome to our channel and yes welcoming you all to another exam analysis video। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें जो भी और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के इस वीडियो में विल बी कवरिंग एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन हो चैनल के लिए, वीडियो के लिए, कोई सजेशन है, then please comment down below in the comment section. All of those are very much welcome on our channel. ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी पाने के लिए, समय समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दे so that you never miss any update coming from us. Okay guys, let's quickly begin with the video and look for the questions. So guys, the very first question is how much has the Reserve Bank of India cut the repo rate? So guys, recently if we all have watched the news तो हमने ये जरूर से देखा था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने रेपो रेट में थोड़े से चेंजेस करे हैं। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट वर द दोस चेंजेस। ठीक है, सो गाइस जो रेपो रेट है ना, बेसिकली जो आरबीआई डिसाइड करता है, जो पहले जो थी ना इट वाज 6.50 अर्लियर, नाउ इट हैज कम डाउन टू 6.25 राइट नाउ। ठीक है, तो रेपो रेट अब कितनी हो गई है, तो 6.25% हो गई है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है एमपीसी जो आरबीआई की है, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कम्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर संजय मल्होत्रा हु इज द न्यू गवर्नर, उन्होंने अनाउंस करा है 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन रेपो रेट में, जिसके कारण अब वो 6.5 से लोअर डाउन हो गई है एंड केम टू 6.25%। सो बेसिकली कितना आ गया है, 0.25% का कट आ गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एचडीआई? सो गाइस एचडीआई का फुल फॉर्म जरूर से याद कर लेना, इट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली होता क्या है ना गाइस, वो एक तरह का स्टैटिस्टिकल कंपोजिट इंडेक्स होता है जो कि मेजर करता है एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, कि बेसिकली ह्यूमन के डेवलपमेंट में कितने चेंजेस आए हैं, कितना पॉजिटिव नेगेटिव रहा है। अब बात करें एसडीआई की रिपोर्ट जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करता है, सो गाइस इट इज यूएनडीपी व्हिच एक्चुअली प्रेजेंट दिस रिपोर्ट। तो आपको ये चीज भी याद रखना है। ठीक है, और ये जो डायमेंशंस होते हैं जिसमें इन सब चीजों को मेजर करके बताया जाता है कि बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट चल कितना रहा है। सो गाइस वो जो डायमेंशंस होते हैं दे इंक्लूड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दे इंक्लूड एजुकेशन, दे इंक्लूड द पर कैपिटा इनकम, और उसी के बेसिस पे एचडीआई को निकाला जाता है और उसका रिपोर्ट जो रिलीज किया जाता है। जो एचडीआई है वो है, इसको यूज करी जाती है टू रैंक कंट्रीज इनटू डिफरेंट टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स अ समरी मेजरमेंट ऑफ बेसिक अचीवमेंट लेवल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। Okay, next question. The coastline of which group of states is located on the Arabian Sea? तो guys Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra के जो हैं they are located on the Arabian Sea. और ये जो है ये कनेक्ट करता है मेनलैंड और आइलैंड टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड जो इंडियन ओशन है उसको साउथ में कनेक्ट करता है और अरेबियन सी को वेस्ट में कनेक्ट करता है। सो ऑल इन ऑल देयर आर 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज जो कि एट प्रेजेंट कोस्टल रीजन में मौजूद हैं। ठीक है, कितने, 9 तो स्टेट्स हैं, नंबर जरूर से याद रखना। देर आर 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तभी उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि जो तमिलनाडु है, केरला है और महाराष्ट्र है, ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनका ऐसा कोस्ट लाइन है जो कि अरेबियन सी के साथ जुड़ता है। सो ये नाम याद रखिएगा। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, तो गाइस जो कोस्ट ऑफ इंडिया है वो आपका स्ट्रेच होता है लगभग 7516.6 किलोमीटर तक। वो कनेक्ट करता है मेनलैंड और आइलैंड को टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और इंडियन ओशन को साउथ में और अरेबियन सी को वेस्ट में कनेक्ट करता है। और ऑल इन ऑल जो टोटल अभी मैंने बताया आपको जो एट प्रेजेंट कोस्टल रीजन है, ठीक है, इंडिया में, वो है आपकी 9 तो स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, अब बात करें कि कौन सी वो 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्ट लाइन के साथ लगती हैं। सो गाइस लेट मी जस्ट कॉल आउट द नेम। वो है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। सो सी दीज आर द नेम ऑफ द स्टेट्स जो कि कोस्ट लाइन के साथ लगती है।
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरीज। तो यार यूनियन टेरिटरीज तो चार हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये चार ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जो कोस्ट लाइन को लगती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोस्ट कौन से अरेबियन सी के साथ है। सो गाइज द कोस्ट विद द अरेबियन सी आर गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दादरा एंड नागर हवेली एंड लक्षद्वीप। Okay, so the next question is, which book by Arundhati Roy is said to be released in 2025? So guys, there's a book named Mother Mary Comes to Me. ये अरुंधति रॉय ने लिखी है और ये 2025 में रिलीज होगी इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। अरुंधति की जो फर्स्ट मेमोयर है मदर मैरी कम्स टू मी, इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड बाय पेंगुइन इंडिया, ठीक है। तो पेंगुइन इंडिया पब्लिशिंग कंपनी का भी नाम याद रखो, सितंबर 2025 में होगी, and it is the author's intimate account of how she became the person and the writer that she is today. Okay guys, so the next question is, what is the role of the CAG of India? So guys, if we talk about CAG, so guys, when it comes CAG, CAG, तो प्लीज कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत से कैंडिडेट CGA और CAG में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो CAG इज आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो जब हम कैग की बात करते हैं तो कैग इज द हेड ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है अपने आप में ही, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी रोल ऑफ कैग, तो गाइस इट इज टू वर्क एज एन एजेंट एंड मैनेज द ऑडिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जितने भी खर्चे हुए हैं, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सारी चीजें वो मैनेज करते हैं और उसका ऑडिट करते हैं, ठीक है। जो कैग है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंश्योरिंग दैट जो पब्लिक फंड्स हैं दे आर वेरी मच यूटिलाइज्ड efficiently, economically and very effectively, and for ensuring there is no waste or misuse of public funds, ठीक है। जितना भी पब्लिक फंड पैदा किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, उसका कहीं भी कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच इज द सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर इन अ सेल। सो गाइस इट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंड ऑफ द थार डेजर्ट लाइक? सो गाइस, जो थार डेजर्ट होता है, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज अ वेरी वास्ट एरिड रीजन, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है और ईस्टर्न पाकिस्तान में लोकेटेड है। इट इज वेरी मच कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सैंड ड्यून्स, स्पेयर्स वेजिटेशन एंड यूनिक इकोसिस्टम, जिसको अडेप्ट किया गया है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप कंज्यूम्स द लीस्ट वाटर? सो गाइस, सबसे कम अगर आपको पानी में कोई क्रॉप उगानी है तो इट इज मिलेट्स। सो मिलेट्स इज द करेक्ट आंसर। और बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जिनमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है, उनकी अगर हम बात करें तो वो हो गए मिलेट्स। मिलेट्स जो होते हैं दे आर वेरी फार सुपीरियर न्यूट्रिशनल वैल्यू जिनका होता है राइस और व्हीट के कंपैरिजन में, ठीक है। और 60% ऑफ द कंट्री जो होती है वो मिलेट्स पैदा करती है अंडर रेन फेड कंडीशंस में, ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल्स में। और जो मिलेट्स होते हैं ऑन 1 acre दे सेव्स अराउंड 6 million liters ऑफ वाटर, तो दैट इज ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। एज अगेंस्ट अगर हम राइस की बात करें, जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन, मिलेट्स, मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस है वो प्रोड्यूस की जाती है। जो मिलेट्स होते हैं दे आर ग्रोन विद लेग्यूमस फिक्स कार्बन इन द सोइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड बांगर? सो गाइस, बांगर जो होता है, जिसको हम बांगड़ या फिर भांगर बोलते हैं, ये होता है बेसिकली वो एरिया विच इज बियॉन्ड द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। This area lie more towards the upland, and if you compare these areas with Khadar areas, then it consists of old alluvial soil, which is very much higher in sandy loam content. Okay, next question. Which organization publishes the Global Innovation Index, which is GII? So guys, it is WIPO, yani ki World Intellectual Property Organization, that publishes the Global Innovation Index. ठीक है? And this GII is published by WIPO and a specialized agency of the United Nations.
Okay, next question. How much percentage of population was based on agriculture at the time of independence? So, guys, a lot of people were, only and only employed in agricultural sector. जिसमें अगर अपन टोटल बात करें पॉपुलेशन की, so a total of 75% of population were engaged in agriculture and farming. Okay, next question. Where is the Khardung La Pass located? So guys, ये जो खारदुंग ला या फिर खारदुंग पास है, ये आपका एक ऐसा माउंटेन पास है जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। एंड इट इज ऑन द लद्दाख रेंज, ठीक है। लेह और यहाँ पे लद्दाख को हमने मार्क कर दिया है। इट इज ऑन द लद्दाख रेंज नॉर्थ ऑफ लेह एंड कनेक्ट्स द इंडस रिवर वैली एंड द श्योक रिवर वैली, इन दोनों को कनेक्ट करता है। इट सर्व्स एज अ गेटवे टू श्योक एंड नोब्रा वैली। Okay, next question. The festival of Dev Deepavali is celebrated in which state? So guys, it is celebrated in Varanasi. Okay, what does Boyle law state? So guys, जो Boyle law है, it basically is a gas law which states that the pressure exerted by a gas of a given mass capped at a constant temperature is inversely proportional to the volume which is occupied by it. Okay, next question. Ashok Chandra has recently become the managing director and chief executive officer of which bank? So guys, it is Punjab National Bank जिसका recently managing director of chief executive officer जो है वो अशोक चंद्र को बनाया गया है। अशोक चंद्र has assumed and taken the charge as a MD and CEO of Punjab National Bank on 16th of January 2025। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। एंड उनका ये जो अपॉइंटमेंट था, इट वाज अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट व्हिच इज ACC बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। Okay, next is spiritual nationalism is the path to India's true potential. This was believed by whom? So guys, it was believed by Aurobindo Ghosh. Next is Jyotiba Phule and Savitribai Phule. They together opened the country's first school for girls in the year 1848 at which place? So guys, ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने दोनों ने एक साथ एक स्कूल खोला था फॉर गर्ल्स, ठीक है, जिसका डेट जो है जनवरी 1 1848 है, जब ज्योतिबा फुले और उनका हस्बैंड जो हैं उन्होंने मिलके एस्टैब्लिश करा था फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एट भिड़ेवाड़ा इन पुणेज बुधवर पेठ। तो बेसिकली सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भिड़ेवाला स्कूल में भिड़ेवाला में स्कूल खोला था जो कि पुणे में स्थित है। और उसमें अब कम से कम 175 साल हो गए हैं सिंस दिस मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट एंड यार। Okay, next question. Kavarati Island is part of India's which union territory? So guys, Lakshadweep is the correct answer. The concept of the 5-year plan in India is primarily attributed to which economist? So guys, Kakkadan Nandanath Rajan जो हैं, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनका अगर हम जीवन काल की बात करें तो जन्म हुआ था 13 मई 1924 को और देहांत हुआ था 10 फरवरी 2010 को। ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। उनको बहुत पॉपुलरली KN राज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंडिया की प्लानिंग में, इंडिया के प्लान डेवलपमेंट में, और उन्होंने काफी सारे सेक्शंस भी डेवलप करे थे इंडिया के फर्स्ट 5-year प्लान्स में। Okay, next question. In 1990, what percentage of reservation was given to OBCs in government jobs and public sector units by the government of India based on the recommendations of the Mandal Commission? So guys, it was 27%. ठीक है, so 27% आपको याद में रखना है और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम है VP सिंह। Okay, next question. Dietary system ended in which act? So guys, dietary system जो है वो आपका GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में खत्म हो गया था। Next is who appoints the chief minister? So guys, according to article 164 of Indian constitution, जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को।
Okay, next is the Legislative Assembly of a Union Territory is mentioned in which article? So guys, article 239A में वो चीज mentioned है. Okay, next is who founded the Hindustani Socialist Republican Association in 1928? So guys, Sachindranath Sanyal is the correct answer. And हिंदुस्तान की सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिनको पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है. इट वॉज अ रेडिकल लेफ्ट विंग इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था. Okay, next question. Who is the 51st Chief Justice of India? So guys, 51st CJI की अगर अपन बात करें तो it is Justice संजीव खन्ना. और Justice संजीव खन्ना जो है उन्होंने 11th of November को officially assume करा है office as the 51st Chief Justice of India, succeeding Justice DY चंद्रचूड़. ठीक है. ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने एडमिनिस्टर करी थी ये ओथ जो उनको दिलवाई गई थी जस्टिस खन्ना को एट दिस पर्टिकुलर सेरेमनी जो कि राष्ट्रपति भवन में हुई थी. ठीक है. Okay, next question. The 46th session happened on 21 to 31st July of the UNESCO World Heritage Committee was held where? So it happened in New Delhi. So New Delhi आपको याद रखना है. And if we talk about this particular thing की जो ये जो कमिटी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो गाइज 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है. Okay, next question. Which article of the Indian Constitution states that Parliament can establish new states or incorporate new states into India based on law? So guys, article number 2 जो है हमारे भारत के संविधान का वो बताता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोल अथॉरिटी है टू एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन on whatever terms and condition it sees fit. और भारतीय संविधान की अब क्योंकि हम अनुच्छेद 2 की बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो भी भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. और जो अनुच्छेद 3 है वो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के नाम, सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव से जुड़ी बातें उस अनुच्छेद 3 में बताई गई हैं. Okay, अगला सवाल. Who was the third ruler of the Maurya dynasty? So guys, it was Ashoka. Ashoka जिनको हम commonly अशोक the Great के नाम से जानते हैं. He was the third emperor of the Mauryan Empire and he was a powerful ancient Indian kingdom जो कि occupy किया गया था Indian subcontinent के काफी सारे parts में. और जो मौर्याज हैं they were comprised of three major rulers जिनके कारण ही मौर्य डायनेस्टी जाना जाता है. तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इज द वन जिन्होंने इस मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करी थी. चंद्रगुप्त के बाद आ जाते हैं उनके बेटे बिंदुसारा और बिंदुसार के बाद आ जाते हैं बिंदुसार के बेटे जिनका नाम है अशोक. तो ये जो 3 जनरेशन के लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के. और जो अशोक थे he was the third ruler of Mauryan dynasty and he was one of the most popular kings and powerful kings in ancient times. Okay, next question. Which article of the Indian Constitution was to ensure a social system to promote the welfare of the people? So guys, it's Article 38. Okay, next is who established Shri Guru Granth Sahib as a scripture on 30th October 1706. So guys, Guru Gobind Singh Ji is the correct answer and जो गुरु गोबिंद सिंह थे वो सिख लोगों के 10वें गुरु के नाम में जाने जाते हैं. और जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं गाइज उनको आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है. और ये जो गुरुमुखी है ये गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है. और जो गुरुमुखी लिपि है इसका आविष्कार अगर अपन बात करें तो ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया था. ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बुक कह लो, ग्रंथ कह लो, पुस्तक कह लो, नॉवल कह लो, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है.
सो बात करते हैं खुदाई खिदमत गर की, जो कि अब्दुल गफार खान ने 1907 में लिखा था। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। वेद समाज के श्री घरालू नायडू। विमेन्स इंडियन एसोसिएशन, जो कि लेडी सदाशिव अरुयर से रिलेटेड है। आर्य समाज, जो कि दयानंद सरस्वती ने बनाया 1875 में, बंबई में उसकी स्थापना करी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो मैडम ब्लावत्स्की वो कर्नल एलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में, और 1886 में इंडिया में आरडीआर में शुरू करा था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जो कि एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को शुरू करा था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में जिसकी स्थापना करी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन द ईयर 1876। ब्राह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में बनाया। तत्व बोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में बनाया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा स्थापित करी गई 1843 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रार्थना समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन ने 1867 में इसकी स्थापना करी। ओके गाइस, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, किसने कब स्टैब्लिश करा, कहाँ करा, अच्छे से याद रखना बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट हम बात करें कि हु स्टैब्लिश आर्य समाज एंड व्हेन। सो गाइस, जो आर्य समाज है इट वाज फॉर्म्ड बाय महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने मुंबई में और 10 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया गया 1828 में, और आदि ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 में उसका स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में उसकी स्थापना करी थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, और इससे रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है तो वो भी हमने जस्ट आपको बता दिया है, वो सारे नाम अच्छे से याद कर लेना। सो गाइज दैट्स इट, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके 4th ऑफ मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के आपके आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल इन्फो आइलैंड, because this is the only platform where you're gonna get all the important informative information on a timely basis, almost on a daily basis, क्योंकि हम डेली हमारे चैनल पे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अभी आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा प्यार हम पर न्यौछावर कर दो, एंड बिकॉज इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्डर। आज के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।